नमस्कार, एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान की अगली क्लास में चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आपने पहले भी कई बार पढ़ रखा है, कई चैनलों में पढ़ रखा है, लेकिन आज हम इस टॉपिक में कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोज और जितनी भी आगामी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी है वो मिल सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता की अगर हम बात करें तो अधिगम अक्षमता शब्द को अधिगम अशक्तता शब्द से भी जाना जाता है, अधिगम निर्योग्यता शब्द से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है लर्निंग डिसएबिलिटीज। मैं जो बोल रहा हूं और यहां पे जो लिखा हुआ है दोनों ही बातें आपके लिए जरूरी हैं। मेरे द्वारा बोला गया शब्द और यहां पे जो लिखा हुआ लेख आप देख रहे हैं, ये दोनों ही बातें आपको नोट करनी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस टॉपिक में से कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो उसमें एक नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो उसी टॉपिक को लेके आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो अधिगम अक्षमता है या अधिगम अशक्तता है या अधिगम निर्योग्यता है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1963 में 1963 में सैमुअल क्रिक नाम का जो मनोवैज्ञानिक है उसने किया था। अधिगम अक्षमता शब्द को हम कह सकते हैं सीखने में कमी भी कह सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी अधिगम अक्षमताएं होती हैं जिनसे बालकों को सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। पहली अधिगम अक्षमता आप देख रहे हैं लिखी हुई है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो शब्द है, डिसलेक्सिया शब्द अंग्रेजी का है। पेपर में ये अंग्रेजी में भी लिखा आता है और अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेशन भी वो पेपर में दे देते हैं। तो हमने आपकी सुविधा के लिए इसको हिंदी में लिख रखा है। डिसलेक्सिया जो समस्या है, डिसलेक्सिया जो अक्षमता है, यह अक्षमता पढ़ने संबंधी अक्षमता है या पढ़ने संबंधी विकार है। पढ़ने में बालकों को कठिनाई होती है। अब आपको पता होगा कि अभी एक पेपर हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का, जिसमें एक क्वेश्चन आया था कि पढ़ने व लिखने, यह क्वेश्चन आया था कि पढ़ने एवं लिखने संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं। तो पढ़ने और लिखने संबंधी अक्षमता को डिसलेक्सिया ही कहते हैं। आपको यहां पे ध्यान देना है कि जैसे ही आपको पठन शब्द दिखता है, पढ़ना शब्द दिखता है, तो आप आंसर के साथ जाएंगे डिसलेक्सिया के। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यह बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बात यह जरूरी है कि पहला वर्ड क्या है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो 69,000 भर्ती में जो प्रश्न आया था कि पढ़ने व लिखने, यहां पे आपको लग रहा होगा कि पढ़ना समस्या अलग है और लिखना समस्या अलग है। तो इसके दो आंसर तो होने से रहे। आप सोच रहे होंगे पढ़ने संबंधी समस्या को कहते हैं डिसलेक्सिया और लिखने संबंधी समस्या को कहते हैं डिस्ग्राफिया। ऐसा नहीं है। पढ़ने व लिखने, अगर मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा कर दूं और आपसे यह पूछूं कि लिखने एवं पढ़ने संबंधी समस्या को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्लियर? एक बार और सुन लीजिए कि आपको डिसलेक्सिया में यह याद रखना है कि पढ़ना शब्द पहले आएगा। पढ़ने संबंधी अगर कोई बालक समस्या आ रही है, पढ़ने में अगर कोई कमी आ रही है, तो उसको जो समस्या है वो है डिसलेक्सिया। आगे बात करते हैं एलेक्सिया। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया एक ही बीमारी हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं। इसीलिए मैंने यहां पे ये लिख रखा है कि एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों ही पठन संबंधी समस्या हैं। आपको मैं एक बात और यहां पे क्लियर कर दूं कि कई बार सीटेट के पेपर में देखा गया है कि वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर देता है, जैसे उसने एक बार यूज कर दिया पठन वैफल्य, पठन में विफलता। तो आपको जो मेन बात मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो याद रखनी है, पढ़ने संबंधी समस्या। एक बार उसने पेपर में दे दिया धारा प्रवाह पढ़ने में समस्या, तो धारा प्रवाह पढ़ने में या
तो हम बात कर रहे थे कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, और एक हमने नाम लिया पठन वैफल्य, एक हम कह रहे हैं पढ़ने संबंधी अक्षमता। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जहां भी आपको पढ़ना शब्द दिख जाए तो उसका आंसर डिसलेक्सिया होगा। और इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि अगर यह लिखा आता है कि पढ़ने व लिखने, तब भी आंसर होगा डिसलेक्सिया। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, लिखना पहले आ जाए और पढ़ना बाद में आ जाए, तो आंसर होगा डिसग्राफिया। तो बात क्लियर हुई। आगे बात करते हैं डिसग्राफिया के बारे में। डिसग्राफिया बेसिकली लेखन संबंधी समस्या है। अगर पेपर में लिखावट शब्द आपको दिख जाए, लेखन शब्द आपको दिख जाए, तो आंसर होगा डिसग्राफिया। इस बात को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि अगर हम ये लिखें कि लिखने व पढ़ने संबंधी समस्या को क्या कहते हैं, तो आप आंसर करके आएंगे डिसग्राफिया। या फिर पेपर में यह पूछा जाता है कि विकृत लिखावट अर्थात टेढ़ी मेढ़ी लिखावट, कुल मिला के हम यह कहना चाहते हैं कि अगर लिखना संबंधी कोई समस्या है, बालक को लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको परेशानी होगी डिसग्राफिया की। यहां आपको नई बात हम ये बताते, डिसग्राफिया जो ऑर्डर है, डिसग्राफिया ऑर्डर है लेखन संबंधी, लिखने संबंधी। तो अब हम जो नई बात आपको बताने जा रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। डिसग्राफिया 3 प्रकार की होती है। यह आपको पहले कभी नहीं पता होगा, ना ही आपने ये 3 प्रकार किसी भी वीडियोस में देखे होंगे। ये नई बात हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो डिसग्राफिया है इसके 3 प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार हैं। पहला है एकग्राफिया। एकग्राफिया में क्या होता है? शुद्ध रूप से लिखावट संबंधी। अगर आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि शुद्ध रूप से लिखावट संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो फिर आंसर होगा एकग्राफिया। भले ही फिर ऑप्शन में डिसग्राफिया ऑप्शन हो, इस बात को आप क्लियर करेंगे कि अगर पेपर में यह दिया गया है कि शुद्ध रूप से संबंधित लिखावट संबंधी समस्या को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर एकग्राफिया होगा, चाहे फिर डिसग्राफिया ऑप्शन में हो। अगली जो दूसरा प्रकार है उसकी बात करते हैं, स्थानिक एकग्राफिया। रेखा लाइन में कठिनाई। अगर मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं और किसी बालक से ये कहूं कि इस पे कुछ भी लिखो, तो उसके जो अक्षर हैं वो या तो ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। तो अगर रेखा लाइन में किसी को लिखने में समस्या आ रही है तो उसको परेशानी होगी स्थानिक एकग्राफिया। क्लियर? यहां पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर पेपर में यह पूछा जाता है कि रेखा लाइन में कठिनाई, रेखा लाइन में लिखने में कठिनाई संबंधी विकार को क्या कहेंगे, और ऑप्शन में स्थानिक एकग्राफिया नहीं हो, तो फिर इसका आंसर डिसग्राफिया होगा, क्योंकि ये तीनों ही प्रकार डिसग्राफिया के हैं। क्लियर? एक बार और सुनते हैं। डिसग्राफिया जब इसका आंसर होगा तब इन तीनों में से जो पूछा जाता है और वो विकल्प ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आंसर होगा डिसग्राफिया, क्योंकि ये तीनों ही प्रकार डिसग्राफिया के हैं। आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, एग्राफिला न एलेक्सिया। इस बीमारी में अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि लिखने की कठिनाई के साथ साथ पढ़ने और बोलने की समस्या हो जाती है। इस बात को आप नोट करेंगे कि एग्राफिला न एलेक्सिया में लिखने में तो समस्या आती है, उसके साथ साथ पढ़ने में और बोलने में भी बालक को कठिनाई महसूस होती है। अगर मैं आपसे यह कहूं, वही जो बात मैंने आपको ऊपर बताई थी कि अगर पेपर में यह दिया जाता है कि लिखने की कठिनाई के साथ साथ बालक को पढ़ने और बोलने में परेशानी है, तो वह किस समस्या से पीड़ित है या उसको कौन सा विकार है, और ऑप्शन में यह वाला विकल्प नहीं हो, तो भी इसका आंसर डिसग्राफिया होगा। अब मैं समझता हूं कि आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि कब तो आंसर डिसग्राफिया होगा, कब एग्राफिया होगा, कब स्थान एग्राफिया होगा, या फिर कब एग्राफिला न एलेक्सिया होगा। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो कृपया करके कमेंट जरूर करें कि हमें यह बात समझ में आ गई है। आगे बात करते हैं अगली अक्षमता के बारे में। उस अक्षमता का नाम है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया गणितीय कौशल से संबंधित समस्या है। बालक गणित के जो चिन्ह हैं, संकेत हैं,
संख्याएं हैं उनको नहीं समझ पाता है। इसका जो यूपी टेट में एक बार नाम आया था, वो इसका हिंदी में नाम आ गया था, उसका नाम था गणना दोष। अगर आपको समझने वाली बात यहां पे ये है कि मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल जो डिसऑर्डर है, अगर वो आपको कहीं दिखता है तो उसका फिर आंसर होगा डिसकैलकुलिया। यहां पे कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है। अगर आपको गणित से संबंधित कोई भी समस्या पैदा हो रही है तो आपको डिसकैलकुलिया समस्या से आप पीड़ित हो गए हैं। अगली अक्षमता के बारे में बात करते हैं। अगली अक्षमता का नाम है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में दो तरह की परेशानी देखने को मिलती है, एक तो सूक्ष्म गतिज कौशल और दूसरी है चित्रांकन संबंधी समस्या। तो पहले समझते हैं कि बालक को चित्र बनाने में प्रॉब्लम होती है, बालक चित्र नहीं बना पाता है। और यहां पे आप एक नया शब्द देख रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म गतिज कौशल। तो आपको बाल विकास के अंदर जब हम शैशवावस्था वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें दो विकास बताएंगे, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास और स्थूल गत्यात्मक विकास। ये क्वेश्चन सीटेट में पहले भी आ चुका है। ऐसे आता है इसमें से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सूक्ष्म गत्यात्मक विकास का है या इनमें से कौन सा उदाहरण स्थूल गत्यात्मक विकास का है। तो यहां मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं आपकी कि जो मूवमेंट संबंधी प्रॉब्लम है, जो मसल्स संबंधी प्रॉब्लम है, उसमें बालक को डिस्प्रैक्सिया अक्षमता होती है, जिसमें बालक चढ़ना, फुदकना, लिखना, बटन लगाना, फुदकना, ऊपर चढ़ना, सीढ़ियों पर चढ़ना, सीढ़ियों पर चलना, ऐसी समस्या अगर किसी बालक को है, ऐसी अगर अक्षमता है तो उसे हम कहेंगे कि उसे डिस्प्रैक्सिया बीमारी हो गई है, डिस्प्रैक्सिया अक्षमता से वह ग्रसित हो गया है। और इसके साथ साथ डिस्प्रैक्सिया में चित्रांकन संबंधी विकार तो होता ही होता है। अगर पेपर में यह पूछा जाता है कि सूक्ष्म गतिज कौशल संबंधी विकार को क्या कहते हैं तो उसका आंसर होगा डिस्प्रैक्सिया। और अगर पेपर में यह पूछा जाता है कि चित्रांकन संबंधी विकार में कौन सी समस्या होती है तो उसका भी आंसर डिस्प्रैक्सिया होगा। या फिर दोनों ही एक साथ आ जाएं कि सूक्ष्म गतिज कौशल एवं चित्रांकन संबंधी विकार को क्या कहते हैं तो भी आंसर डिस्प्रैक्सिया होगा। आगे बात करते हैं अगली अक्षमता के बारे में, अफेसिया। अफेसिया जो अभी यूपी टेट 2020 में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये विकार पूछा गया है और वो विकार आया था, इसका नाम आया था संप्रेषण संबंधी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पूछी गई थी, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पूछा गया था। लेकिन इसके जो आप देख रहे हैं कि कई नाम है, ये बात एक ही है लेकिन अलग अलग पर्यायवाची नामों से इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। जैसे भाषा अवबोधन, अगर कोई बालक लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, अगर आप पेपर में कहीं भी भाषा संबंधी विकार देखते हैं या फिर भाषा समझने में कोई परेशानी कठिनाई बालक को आ रही है तो उसको जो परेशानी हो गई है उसका नाम है अफेसिया। और यहां पे मैंने आपको पहले ही बात बता दी है कि संप्रेषण संबंधी इसका नया नाम इस साल यूपी टेट के पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा श्रवण संबंधी विकार भी पूछा जा सकता है और इसको वाचाघात भी कहते हैं। तो चार इसके उपनाम मैंने आपको, चारों जो इंपोर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगली समस्या के बारे में बात करते हैं, एडीएचडी। ये भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एडीएचडी की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें होता क्या है कि एक तो बालक ध्यान नहीं दे पाता है क्योंकि इसका जो नाम है वो है अवधान की कमी, और अवधान मनोविज्ञान में कहते हैं ध्यान को। अगर कोई बालक ध्यान से किसी बात को नहीं सुन रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है तो ऐसा समझा जाता है कि उसे एडीएचडी अक्षमता हो गई है। और इसके साथ साथ इसका दूसरा जो नाम है हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रिय, ज्यादा ही हाइपर हो जाना, कभी इस कोने में, कभी इस कॉर्नर में, कभी उस कोने में। अगर बालक ज्यादा ही हाइपर हो गया है तो बालक को एडीएचडी प्रॉब्लम हो गई है। यहां पर हमने आपको 7 अक्षमताओं के बारे में बताया है। 7 अक्षमताओं के अलावा 8वीं अक्षमता सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट, कोई भी एग्जाम हो, किसी में भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।